नमस्कार। दिल्ली की तरफ से आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और आज इस 5 दिवसीय कला उत्सव में के बिल्कुल बीच में हम हैं। 2 दिन बीत चुके हैं, आज तीसरा दिन है और आगे भी 2 दिन है। और ये कला उत्सव दिव्य ने इस तरह से कुछ सहेजा है कि नाम तो इसका उसने रखा है अवध के रंग, लेकिन खास बात इस उत्सव की है कि इसमें प्रदर्शनकारी कलाओं के सारे आयामों को सहेजने की कोशिश की गई है और बहुत अच्छा एक सीक्वेंस भी बनाया गया है। उसके साथ साथ कि पहले दिन लोक कलाओं पर आधारित कार्यक्रम था, तो दूसरे दिन कथक के रंग का कार्यक्रम था और आज नाटक है। कल कठपुतली होगी और परसों शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम है। अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा ध्यान दें इस पे, तो लोक कला जो जिससे हर कला का उद्गम प्रदर्शनकारी कला का होता है, उससे शुरुआत हुई और बाद में वही लोक कलाएं धीरे धीरे शास्त्र रंग में ढली जाने लगती हैं। तो उसमें दूसरे दिन कथक का कार्यक्रम रखा गया कि शास्त्र के करीब हम पहुंचे, लेकिन पद्य में, यानी कि गीत और संगीत, लय और ताल में। अब आज हम गद्य की तरफ हैं, नाटक की तरफ हैं। और कल जब हमारे शरीर, जो इंसानी शरीर है, उसका एक अलग, जब खुद वो नहीं दिखेगा लेकिन संचालित करने लगेगा, यानी कि विज्ञान का एक दूसरा रंग कि इंसान ने पुतलों में भी जान डाल दी। और परसों हम एक तरह से फिर शास्त्र की तरफ लौटकर पूरे उत्सव का समापन करेंगे। खैर, आज का नाटक है कजरी। इसे लिखा है और इसको निर्देशित किया है आनंद शर्मा जी ने। अक्सर आपने अपने गांव में, देहात में या अपने आसपास शहरों में भी ये घटनाएं ऐसी देखी होंगी कि कोई व्यक्ति या कोई महिला यूं ही बदनाम हो जाती है या हो जाता है। उसका कसूर कुछ नहीं होता है, लेकिन बस वो किसी खास व्यक्ति को और थोड़ा सा प्रभुत्व वाले व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती। क्या बात है बेटा, जीवंतता ऐसे ही बनाए रखना, तुम्हारे ही लायक नाटक है। क्या बात, अरे लेना चाहिए भाई साहब इसको, अच्छी बात, अच्छा लग रहा, बोलता हो बच्चा। खैर वो मेरा निवेदन नहीं माने, बाहर ले गए उसको। तो प्रभुत्व वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है कि ये ऐसे उसके हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, तब वो उसमें साजिश रचता है। उसका प्रभुत्व अपना स्थापित करने के लिए सोचता है कि मैं किस प्रकार से, किस तरीके से इस आदमी को डिस्कार्ड कर दूं या इस महिला को परेशान कर दूं। किसी तरह जब वो उसके प्रभुत्व से लड़कर या उसकी ताकत को चुनौती देकर बाहर निकलता है, तब फिर कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि वो व्यक्ति फिर उसी चंगुल में शिकार हो जाता है। ऐसी कथा कजरी नाटक की आनंद शर्मा जी ने अपने कलम से गढ़ी है। अपने आसपास की घटनाएं उन्होंने देखी होंगी, तभी उन्होंने गढ़ा होगा इस नाटक को इस तरीके से। आज का नाटक जो है 45 दिवसीय एक वर्कशॉप है, उसके तहत तैयार किया गया है। और उस महिला के जीवन में एक ऐसा ही हंसता खेलता बच्चा आता है और वो बच्चा दुनिया बदलने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में फिर वही मैंने कहा ना, जैसा कि पहले, कि प्रभुत्व वाला वर्ग उस पर फिर डोमिनेट कर जाता है और फिर उस महिला के साथ ये प्रक्रिया होती है। तो अपने आसपास में आनंद जी ने कुछ ऐसा देखा होगा, कुछ ऐसा महसूस किया होगा, तो उन्होंने उसको रचा। लेकिन खास बात अच्छे लेखक और समझदार निर्देशक की ये होती है कि वो घटना, यूं तो कहिए कि सरकारी नियम के तहत कुछ सोचता है वो,
लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उसको शुद्ध सरकारी प्रचार नहीं बनने देता है। उसमें बढ़िया सी कहानी बुनता है या बढ़िया सा नाटक बुनता है ताकि वो प्रचार भी लगे और उससे ज्यादा मनोरंजन लगे। तो कजरी अब आपके सामने है, जो कि बाकायदा सघन कार्यशाला के तहत तैयार किया गया और दिल्ली के जो कि मतलब इस उत्सव की एक तरह से मास्टर बॉडी है दिल्ली, उसके तहत ही हो रहा है, उसी संस्था की तरफ से। तो इसका आनंद लीजिएगा। लेकिन एक निवेदन, जो आप लोग मेरे कहने के पहले शायद कुछ लोगों ने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है और बहुत समझदार आप लोग हैं, उसको आप पूरी प्रक्रिया से के तहत गुजर जाएं, उसको शांत कर दें। और जो ये जो वाइब्रेशन में कचरा होता है, वो कचरा कुछ देर के लिए अंदर ना आ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भारत सरकार का कार्यक्रम है सफाई अभियान, उसके तहत इस नाटक को भी तैयार किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक का आनंद लें, अपने मोबाइल से स्विच ऑफ कर दें। हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है। अच्छा, कौन से गांव में बेटा? जोगराजपुर। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बुढ़ापा शरीर है, हाथ कुछ काम नहीं होंगे। कुछ तो, कोई तो बात जरूर है। कोई बात नहीं है। अब तू जा रहा है ना, तेरे जाने की मुझे तैयारी भी तो करनी है। मैं अकेले थोड़ी ना जा रहा हूँ, आप भी तो चल लो मेरे साथ। मैं भला जाके वहां क्या करूंगी? मेरा ख्याल कौन रखेगा? बड़ा हो गया है तू, अपना ख्याल खुद रखना सीख। नहीं माँ, तुम्हें चलना होगा। गांव में गर्मी बहुत पड़ती है, मेरी आदत नहीं। लेकिन तुम तो गांव की रहने वाली हो।
अस्पताल खुल गया है और वहाँ डॉक्टर भी आए हैं। सही सुना तुमने। बहुत भाग दौड़ और लिखा पढ़ी थी मैंने, तब जाकर ये अस्पताल खुल पाया है। अब जाकर पूरे गांव का भला होगा। गांव वालों को भागकर अब शहर नहीं जाना पड़ेगा। अब बढ़िया और अच्छा इलाज गांव में ही मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। पर दवाई का खर्चा? हाँ, दवाई भी मुफ्त मिलेगी, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। दूर दूर तक नहीं खाइएगा, अब 4 गांव को और भी फायदा होगा। चलो डॉक्टर साहब के घर पर मिलकर आते हैं, देखते हैं उनके रहने का इंतजाम ठीक ठाक हो गया। हाँ, मेहमान है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोई है? कौन? हम लोग हैं, इसी गांव में रहते हैं और ये हमारे चौधरी साहब हैं। डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं। डॉक्टर साहब घर पर है क्या? नहीं, अस्पताल गए हैं। अच्छा, आप उनकी माता जी हैं? हाँ। माता जी प्रणाम। खुश रहो। हम आपके बेटे समान हैं, फिर भी आप हमसे पर्दा किए हैं। वो थोड़ा तबीयत खराब थी बस। डॉक्टर साहब को खबर कर देते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। मैं अपनी घरवाली को भेज देता हूँ, वो आपके काम में हाथ बटा ले। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। थोड़ा थकावट है, 2-4 घंटा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, आराम कीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे कहा कीजिएगा। ठीक है। अच्छा माता जी प्रणाम। खुश रहो। आ गए बेटा? और कैसा रहा तेरा पहला दिन? बहुत अच्छा रहा माँ, गांव वाले बहुत अच्छे हैं। चल, मुझे कम से कम गाँव में अच्छा तो लगा। क्या कर रहा है? खाली पेट पानी नहीं पीते, पहले कुछ खा लो। मेरी डॉक्टर तो तुम ही हो। ये क्या? गुड़। क्यों? गांव है, अब गांव में गुड़ ही मिलेगा। खा ले, कुछ नहीं होगा। जैसा देश वैसा भेष। और हाँ, तेरे शहर के चॉकलेट और बिस्कुट से कहीं ज्यादा शुद्ध होगा। मैं कहता था ना आपसे, आपको गांव में बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो इन सारी चीजों का स्वाद ही भूल गई थी। लेकिन मैं रास्ते में आ रहा था, 2 लोग मिले थे, कह रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई इंफेक्शन तो नहीं है? कुछ नहीं हुआ मुझे, भली चंगी हूँ, इसी गांव में पली बड़ी हूँ। इसी गांव में? मेरा मतलब है गांव। गांव तो गांव ही होता है, फिर चाहे ये या वो। और हाँ, अपनी डॉक्टरी तो अस्पताल तक ही रख, घर पर लोगों को मत बुलाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है माँ, अब नहीं बुलाऊंगा। बड़ी जोरों की भूख लगी है माँ, कुछ खाने के लिए लगा दो। अभी लगाती हूँ। वैसे खाने में क्या बनाया है? मक्के की रोटी और सरसों का साग? उसका सीजन नहीं है, वही बना है जो शहर में बनता था, दाल चावल सब्जी रोटी। लेकिन रोटी चूल्हे की है, यहाँ गैस तो है नहीं, और चूल्हे की रोटी का तो स्वाद ही अलग होता है। तू बैठ, मैं झटपट तेरे लिए खाना लगाती हूँ।
क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं, आप किस लिए यहाँ हैं? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अगर आपको कोई शारीरिक परेशानी हो तो हॉस्पिटल आइए। नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही मिलने चला आया। तुम्हें गांव में आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, पर तुम अभी तक मंदिर नहीं आए। एक बार देवता के आशीर्वाद ले लो तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। हाँ बेटा, जरूर आना और अपनी माता जी को भी लाना। ठीक है। प्रणाम। सुखी रहो, जय भवानी। वहाँ पुजारी जी चले गए। ये दुष्ट अभी तक जिंदा है। कौन? किसकी बात कर रही हो माँ? मैंने तो कुछ नहीं कहा। अभी आप ही ने तो कहा है ये दुष्ट अभी तक जिंदा है। वो तो कॉकरोच 2 बार दवा डाल चुकी हूँ, कब वक्त पता ही नहीं। देख रहा हूँ माँ, आप जब से यहाँ आई हो बड़ी अजीब अजीब बातें करती हो। मुझे तो चिंता होने लगी है। सच सच बताओ ना माँ, क्या बात है? कोई बात नहीं बेटा, अभी नए नए आए हैं शहर से, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो परेशान मत हो। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। और हाँ, अपना ख्याल रखना। हमेशा पूछता रहता है, माँ परेशान क्यों रहती है? क्या बताऊं इसको, कैसे समझाऊं? भाग्य ने मुझे फिर उसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां से कभी दूर भाग जाना चाहा था मैंने। अतीत के जिस अध्याय को सदा के लिए बंद कराई थी, क्या पता था जीवन का अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा। जिंदगी के जिस मोड़ से पीछा छुड़ाकर आंख मूंद कर बेतहाशा भागी थी, चूर होकर जब आँख खोली तो देखा मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ से मैं कभी चली थी। हे ईश्वर, ये मेरी कैसी परीक्षा है? जिस अतीत को मैं भुला देना चाहती हूँ, जिसकी एक याद को मिटा देना चाहती हूँ, वो फिर से मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। फिर से मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। भैया गर्मी का मौसम आ गया है। हर बार जब सूखा पड़ता है तो तार तलैया सूखने लगते हैं, तो तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं। पिछली बार बच्चों की माता निकली थी। घबराओ नहीं, इस बार हमारे गांव के अस्पताल में डॉक्टर आ गए हैं और उन्होंने पहले से ही गांव के बच्चों को चेचक के टीके लगाना शुरू कर दिए हैं। इस बार हमारे गांव में चेचक नहीं फैलेगी
और फिर डॉक्टर साहब तो है ना। जय भवानी। तुम लोग यहाँ बैठे हो? आए ना कुछ। सुखी रहो। मैं देख रहा हूँ जब से गांव में वो नया डॉक्टर आया है, तुम लोग उसी के पीछे लगे रहते हो। क्या तुम लोग भूल गए कि शीतला मैया की पूजा का दिन आने वाला है? अब तो तुम लोग मंदिर की तरफ भी नहीं भटकते। तुम लोगों को होश नहीं कि पिछले साल शीतला मैया ने कैसा कोप दिखाया था, कितने बच्चों की बलि ले ली थी। इस बार हर गांव वाले को अपने बच्चे के नाम पूजा चढ़ानी होगी। अन्न वस्त्र स्वर्ण सभी का दान करना होगा, अन्यथा हम शीतला मैया की पूजा से पीछे नहीं महाराज, हम अपनी हैसियत के हिसाब से जरूर करेंगे। और इस बार बच्चों को पहले से ही चेचक और खसरे के टीके लगवा दिए। बस करो। तुम लोग अपने धर्म कर्म सब भूल गए हो। गांव की देवी से बढ़ के और कोई नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फल भोगना पड़ जाए। नहीं नहीं महाराज, इस बार हम देवी की पूजा बड़ी धूमधाम से करेंगे, कोई भूल चूक नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना, वरना जय भवानी। पुजारी जी आज कुछ नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। आप पुजारी की नाराज हो रहे थे कि गर्मी आ गई है, अगर हम लोगों ने देवी को चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो वो रुष्ट हो जाएगी और गांव को बर्बाद कर देगी। मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने पहले से ही गांव वालों को टीके लगवा दिए हैं, जिससे चेचक और खतरे की बीमारी नहीं होगी। पर पुजारी जी तो कह रहे थे देवी पूजा। मैं कौन सा कहता हूँ कि देवी पूजा नहीं की जानी चाहिए, और पुजारी जी भी तो ठीक ही कह रहे हैं। जब हम देवी की पूजा करेंगे, उन्हें खुश रखेंगे तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। लेकिन उनकी पूजा धन से नहीं, सच्चे मन और अच्छे आचरण से की जानी चाहिए। हम समझे नहीं। मैं समझाता हूँ, हर देवी देवताओं का अपना स्वरूप होता है। वैसे ही माँ शीतला गधे पे सवार होके हाथ में झाड़ू धारण करती है। अब आप ही बताइए, झाड़ू किस लिए होती है? सफाई करने के लिए ही ना। तो आप लोग जितना साफ सफाई का ध्यान रखोगे, माँ शीतला उतनी ही प्रसन्न होंगी। और उनका आदेश मानो, साफ सफाई से उन्हें प्रसन्न रखो। ठीक है ना? क्या हुआ बेटा? आज बहुत रात तक काम कर रहा है। हाँ माँ, कुछ लेटर टाइप करने हैं। शहर से कुछ जरूरी दवाई मंगानी है। आज उल्टी और दस्त के कई मरीज आए। मुझे तो डर है कि कहीं कोई संक्रामक बीमारी ना हो जाए, इसलिए पहले से ही इंतजाम कर देता हूँ। मैं तो सोने जा रही हूँ। तेरा काम हो जाए तो भी तक जाके सो जाऊंगी। ठीक है माँ। क्या मुसीबत है, यहाँ तो नेट ही नहीं कनेक्ट होता है। बातें तो बड़ी हो रही है 3G और 4G वाली, लेकिन एक बेल सेंड होना मुश्किल होता है। लगता है मैनुअल लेटर पोस्ट ही करना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो।
क्या बात है माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। एक डरावना सपना था और ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं माँ, मैं देख रहा हूँ आप जब से आई हो डरी डरी रहती हो, सबसे छिपी रहती हो। बताओ ना माँ, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है। नई नई आई हूँ, जगह की आदत नहीं ना, बस थोड़ा डर गई थी। सपना ही तो है, थोड़ा डर गई थी। नहीं माँ, जरूर कोई बात है तो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, और हो ना हो उस बात का संबंध भी इसी गांव से है। सच सच बताओ माँ, क्या बात है? क्या जानती हो आप इस गांव के बारे में? बेवजह ही परेशान हो रहा है तू। तुझे सपने नहीं आते? बस एक डरावना सपना था। ठीक है, मैं कल तुम्हें गांव घुमाने ले चलूंगा। हर गली, हर मोहल्ला और पूरा गांव घुमाऊंगा। शायद उस बात का पता लग सके जो तुम्हें परेशान कर रही है। नहीं जाना मुझे गांव में। गांव घुमाऊंगा, गांव घुमाऊंगा। नहीं जाना मुझे गांव में। कहाँ ना ठीक हूँ, कहाँ ना ठीक हूँ मैं। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? सच सच बताओ माँ, क्या बात है? क्या परेशानी है? जानना चाहता है तू? जानना चाहता है? तो सुन। जानना चाहता है ना? हाँ माँ। मैं क्यों डरी डरी रहती हूँ? घर के बाहर निकलते हुए सहज भी जाती हूँ। तेरे इस गाँव से क्या संबंध है? तो सुन। हाँ, इस गाँव से मेरा गहरा संबंध है, बहुत गहरा। यही मेरा जन्म हुआ, यही पे मैं पली हूँ, बड़ी हूँ। और इसी गांव ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरी माँ, मेरे पिता, सब कुछ मुझसे छीन लिया। बड़े लाड प्यार से पाला था मेरे माँ बाप ने मुझे। और मेरा नाम रखा था कजरी। कजरी, कजरी, कहाँ चली गई थी? चलो खेलते हैं। अक्कर बक्कर गंभे गो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल कर भागा। लेकिन परेशानी तो तब शुरू हुई जब मैं बड़ी हुई। एक गरीब परिवार का अभिशाप था मेरे साथ। मेरे माता पिता को हमेशा यही चिंता खाए जाती थी कि वो मेरे हाथ कैसे पीले करेंगे।
कहाँ जा रही हो? पानी भरने। तुम्हारी माँ 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आ रही? वो बीमार है। तो तुम ही अपनी माँ के बदले काम पर आ जाया करो। मैं माँ को बोल दूंगी। ठीक है, अगर वो काम पर नहीं आई तो तुम्हें आना पड़ेगा। अरे कहाँ जा रही हो? क्यों? कभी मंदिर भी आ जाया करो। वाली जाति वाले मंदिर आ सकते हैं भला? अरे हमारी परछाई भी पड़ जाए तो तुम लोगों को नहाना पड़ जाता है। अरे तुम्हें सब माफ है कजरी। क्यों? मुझे क्यों? पूरे दलित समाज को क्यों नहीं, जिनको हजारों वर्षों से तुम लोगों ने दबा कर रखा है, छोटी सी छोटी चीजों के लिए तरसा कर रखा है। अरे तुम्हारे कुओं से पानी नहीं भर सकते, तुम्हारे सामने चारपाई पर बैठ नहीं सकते, जूते नहीं पहन सकते, कहते हो मंदिर आ जाओ। सीधे सीधे मान लो, वरना अच्छा नहीं होगा। जो भी होगा देखा जाएगा। सुनो, थोड़ा पानी मिलेगा? तुम गाँव के तो नहीं हो, कहीं बाहर से आए हो? हाँ, जब इस गांव का नहीं हो तो बाहर का ही हो सकता हूँ। प्यास लगी है, पानी पिला दो। वो उधर एक कुआं है, वहाँ तुम्हें पानी मिल जाएगा। क्यों? तुम क्यों नहीं पिला सकती? हमारी जाति पर मेरे हाथ का पानी तुम नहीं पी सकते। क्यों? क्या हुआ तुम्हारे हाथों को? साफ सुथरे तो दिखते हैं, और मैं तुम्हारे हाथों से थोड़ी ना पानी पीऊंगा। मैं तो अपने हाथों से पानी पीऊंगा, ऐसे। बस तुम पानी पिला दो। पर मेरी जात? जाति? जाति क्या? अरे भाई, मैं भी तुम्हारी जाति का हूँ। बस तुम पानी पिला दो। कौन? कौन गांव से हो तुम? राजपूत। लेकिन वो तो ठाकुरों का गांव है। तो ठाकुरों तो ठाकुरों के गांव का रहूंगा ना। ये क्या कर डाला तुमने? ठाकुर होकर मेरे हाथों का पानी पी गए। तुमने तो कहा था तुम मेरी जाति के हो। हाँ, मैंने कहा था, और मैं अभी भी कहता हूँ कि तुम भी मानव जाति की और मैं भी मानव जाति का। नहीं, तुमने झूठ बोला, धोखा दिया, मेरे हाथों से पाप हो गया। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारे हाथों का पानी पी के तो मेरी जाति तो गई। अब भी है किसी को ऐतराज? अब तो हम दोनों एक ही जाति के हुए। मंदिर जा रही हो? हाँ, ये लो, मेरी तरफ से भी 2 रुपए कमा देना। ठीक है। कजरी, सुना है तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है? तुम्हें कैसे पता? गांव में तो किसी को खबर नहीं। हाँ,
कजरी, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो फूल ही तो दे रहा हूँ। हमारे यहाँ लड़की को फूल नहीं देते। तो क्या देते हैं? जलेबी। तुम कहो तो पूरी हलवाई की दुकान ही उठा लो, बस तुम कहो तो। देखो हमारा तुम्हारा कोई नहीं। अब तो हम दोनों एक ही जाति के हैं, फिर किसी को क्या एतराज? और तुम्हारे बापू से बात करने आऊं? सोचना भी मत, गाँव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं, और मेरे गाँव वाले छोड़ भी दे तो राजपुर के ठाकुर हमारे टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक देंगे। तो चल हम चलते हैं। कहाँ? शहर। मेरा रिश्ता तय हो गया है। अरे भगा ले जाऊंगा, मेरी नहीं हो सकी ना तो किसी की नहीं हो सकती। अरे कजरी, शहर का रास्ता उधर नहीं, इधर है। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? यहाँ क्या कर रहे हो? पास के गांव का हूँ, राजपुर। पुराने से किसके बेटे हो? ठाकुर राजवीर सिंह। अरे अरे ठाकुर साहब, वो तो हमारे जजमान हैं, बड़े ही दान पुण्य वाले आदमी हैं, बड़ी कृपा है उनकी हम पर। वो ठीक तो हैं? हाँ ठीक है। तो छोटे ठाकुर यहाँ कैसे पधारे? अच्छा, मनोरंजन के लिए आए होंगे। हाँ हाँ, ये तो ठाकुरों की शान है। तो छोटे ठाकुर, चिड़ैया तो बहुत अच्छी छाटे हैं। हमारी भी नजर है इस पे, पर हमारा दाने नहीं चुभती। चलो छोटे ठाकुर चलते हैं, बड़े ठाकुर को हमारा आशीर्वाद करिए। जय भवानी। आसाराम तो पूरी हिंदुस्तान के बहुत हैं। भाई को भोपाल में जरूर कर देगा। गांव में एक बहुत बड़े अपशगुन की छाया है। बताइए महाराज, अब क्या होगा? गांव पर भारी संकट आया है, पता नहीं कौन सी विपदा आई है। गांव के बच्चे एक के बाद एक मर रहे हैं, अचानक मौत हो जाती है। अब आप ही कुछ उपाय कीजिए महाराज, आप ही का सहारा है, बचा लीजिए इस गांव को, बचा लीजिए। इससे पता चलेगा कि वो समस्या है क्या। इसे पूरे गांव में घुमाना पड़ेगा। चलो।
पता चलेगा कि तुमने किया क्या है। सुनो गांव वालों, यही है इस गांव में आने वाले परेशानियों की जड़, और समाधान भी इसी से निकलेगा। अब क्या होगा? आप ही कोई उपाय बताइए गुरुजी। पूजा करनी होगी, अनुष्ठान करना होगा, और उसमें इसे भी बैठना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। घबराओ मत, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस पूरे गांव के लिए तुम्हें इस पूजा में बैठना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं सब समझती हूँ। जाएगी कैसे नहीं? तुम्हें जाना होगा, पूरे गांव का सवाल है। ले चलो इसे। चल, चलती क्यों नहीं? चल। भारत जाए रख ढोलक जाए, मैया चली पर्वत पर। भारत जाए रख ढोलक जाए, मैया चली पर्वत पर। ओ मैया चली पर्वत पर। बता, बता कौन है तू? भूत प्रेत चुड़ैल कौन है तू? तेरा क्या इरादा है इस गांव में? बता। छोड़ दो मुझे। बता। अभी बता दो सबके सामने, खोल दो तुम्हारी पोल। तुम सब बाहर जाओ, मैं बात करता हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, पर तुम नहीं मानी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मान जाओ, मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें इस पूरे गांव की देवी बना दूंगा। लोग पूजा करेंगे तुम्हारी, धन दौलत गहने किसी की भी कमी नहीं होगी तुम्हें। नहीं, मैं तुम्हारी नियत पहले से ही जानती थी। रुको, देखो, देखो इस पाखंडी को। इस लड़की को पागल चुड़ैल बसाया है। दोस्त, पापी, मैं तुम्हारा खून भी जाऊंगी। यही है वो टाइम जिसकी वजह से पूरे गांव में आफत आई हुई है। छोड़ दो मुझे। इसे जिंदा आग में जलाना पड़ेगा, मैं तुम्हारा खून भी जाऊंगी। तभी इस पूरे गांव में शांति आएगी। लेकिन इसे छोड़ दो मुझे। ठहरो, चल कतरी। और इस तरह हम गांव से भागकर शहर आ गए। यहाँ छुपते छुपाते रहे। हमेशा यही डर लगा रहता था, कहीं कहीं ठाकुर की आदमी हमें देख ना ले। और फिर जिसका डर था वही हुआ। एक दिन ठाकुर के आदमी तेरे पिता को पकड़ के ले गए।
मर न सकी। तू मेरी कोख में था, मैंने तुझे जन्म दिया, मेहनत मजदूरी की, पाला पोसा, और आज तू एक डॉक्टर है। लेकिन जब मेरे सुख के दिन आए तो मेरा वही भयानक अतीत मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुंच कभी तो सुनिए कोई बात नहीं होगा, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। देखो सुबह हो रही है, अब इस नई सुबह के साथ हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, गजब हो गया, जल्दी चलिए, बच्चे रात भर से बहुत बीमार हैं, उन्हें उल्टी दस्त हो रहे हैं, जल्दी चलिए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमने सोचा आपको रात में क्या परेशान करते, सुबह तक इंतजार कर लेते हैं, जल्दी चलिए। ठीक है चलिए। हाँ मैं जाता हूँ। चलो अपना ख्याल रखना। यही की सहेली पहचानती नहीं क्या? वही तो उनकी सहेली। ईश्वर जितनी परीक्षा लेनी है मेरी ले लो। नहीं सहेली वही है यार। नहीं भैया इनको बताओ। कि मेरे बेटे को इससे दूर, मेरे बेटे को इससे दूर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे यार क्या हुआ? डॉक्टर साहब तो घर में नहीं है। देखिए ना इसको, रात से उल्टी दस्त और अब आंखें ही नहीं खुल रहा। इसे अस्पताल लेकर जाओ, मैं भला क्या करूँगी? आप डॉक्टर की माँ हैं, देखिए ना कुछ करिए। जरा ठहरो, मैं अभी घोल लाती हूँ। अरे वाह ये तो चमत्कार हो गया। आप देवी हैं देवी। ऐसा मत करो, मैं कोई देवी नहीं हूँ और ना ही ये कोई चमत्कार है। गांव में जो महामारी, जो बीमारी फैली है, उसका केवल और केवल एक ही कारण है, गंदगी और गंदा पानी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास की जगह को, पानी की जगह को और अपने पानी को स्वच्छ रखें। और जब भी उल्टी या दस्त हो तो ORS का घोल, क्योंकि ORS का घोल जीवनदायक घोल होता है। तो चलो हम अपने इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत अपने गांव से करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? आज देवी मैया की पूजा का दिन है, तुम लोग मंदिर नहीं आए? ओ, तो ये डाइन फिर से वापस आ गई है। ये इसे निकाल दो इस गांव से। ये डाइन है, डाइन। नहीं, ये गाय नहीं है, ये तो देवी है। ये ठीक कह रही है, इसने बच्चे की जान बचाई है। अब मुझे पता चल गया है
मुसीबत की जड़ तुम हो। तुमने ही गांव वालों को भड़काया है। अब तुम्हारी कोई जगह नहीं इस गांव में। निकल जाओ इस गांव से। अब समझ में आया है कि किसको गांव में रखना है और किसको गांव से बाहर निकालना है। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। ये था नाटक कजरी। कजरी ने ऐसी कजरी गाई कि बिल्कुल गांव का मौसम बदल गया। कजरी एक विधा भी होती है गायन की, और यही सावन के महीने में गाई जाती है, सावन के बीच में। इन खास बात नाटक की ये थी, उस बात की मैं तारीफ करूंगा आनंद भाई की कि आनंद भाई ने नाटक में ज़्यादातर मैं जो भी ये अभियान के तहत नाटक तैयार होते हैं उसमें अभियान ही अभियान दिखता है, बाकी अभिनय और कथा बिल्कुल नहीं रहती, जिसे हर वक्त लगता है पोस्टर चिपका हुआ। लेकिन आनंद भाई ने इस नाटक को इतने खूबसूरत तरीके से लिखा है, कथा उसके पीछे इतने ढंग से गढ़ी है कि वो नाटक प्रचारवादी नाटक नहीं लगता है, बाकायदा लगता है कि एक नाटक स्टेज के लिए लिखा गया, उसके लिए कहानी गढ़ी गई और उसमें फिर संदेश तो जैसा आपने देखा। और ये झाड़ू जो लगी है एक तरह से अंधविश्वास की झाड़ू लगी है। खैर, कलाकारों से आपका परिचय। माँ दीपा गुप्ता, बेटा आदित्य शुक्ला, ओझा अनुपम सिंह, चौधरी सुनील कुमार, ठाकुर का लड़का गौरव सिंह, कजरी अनामिका शुक्ला, सहेली और औरत जूही, सहेली 2 और औरत चारू शुक्ला, ग्रामीण रजत शर्मा। प्रकाश था उत्कर्ष चौधरी का और संगीत इसका बहुत अच्छा प्रश्न करता, वो किया था आदित्य कुमार लिप्टन ने, और इसकी परिकल्पना, निर्देशन और लेखन जैसा मैंने पहले कहा आनंद शर्मा जी का। आनंद शर्मा जी से अनुरोध है, आ गए आनंद भाई। आनंद भाई बहुत शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन हाँ दिमाग में इनके बहुत सी चीज़ें चला करती हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ और मतलब ढंग की चीज़ें चला करती हैं। तो आनंद भाई का दिमाग इतना साफ साफ हमेशा ढंग की चीज़ों के साथ चला करता है। और हमारे बीच में इस वक्त एक व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं कि उनका भी दिमाग बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा चला करता है, और छोटे छोटे किरदारों को लेकर बहुत बढ़िया नाटक लिख भी लेते हैं, उसको निर्देशित भी कर देते हैं। नाग साहब से मेरी गुजारिश है, मंच पे है, आनंद भाई का सम्मान करें। तो नाग भाई से मैं चाहूंगा कि 2 शब्द कृपया कहें और आनंद जी इसके साथ ही संध्या समाप्त हो। धन्यवाद अभी आप सभी दर्शकों का, आयोजकों का। हालांकि मैं अपने को इस योग्य नहीं समझता, ना इतना काबिल हूँ कि किसी का सम्मान करूँ, फिर भी आपने ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाटक में जो संदेश दिया गया है बिल्कुल स्पष्ट था, और ये अपने जो उद्देश्य में पूरा सफल रहा। इसी के साथ मैं शुभकामना देता हूँ इसके राइटर, डायरेक्टर और कलाकारों को। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नाग साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भाई और आपके सभी कलाकारों का कि इन्होंने दिव्य की इस तीसरी संध्या में इतना सूचना परक और समझदारी का नाटक मंचित किया। और कल पुतुल कला के प्रदर्शन में मैं आप लोग को आमंत्रित कर रहा हूँ। कल हमें आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।